गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कल हम चैप्टर कर रहे थे, आपका चैप्टर था अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो इस अध्याय में हम देख चुके थे जो भारत का सरकार का नज़रिया था उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तनाव के दायरे क्या क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश का विभाजन हुआ, विस्थापन हुआ, देसी रियासतों का विलय हुआ और राज्य के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से हमें जूझना पड़ा था। ठीक है, देश और विदेश के अनेक प्रिय वीक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया था। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। देखिए, आज़ादी के समय पे हमने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी। लाइक सबसे पहली चीज़ जो हमारा विभाजन हुआ था, विभाजन के ड्यूरेशन में काफ़ी नुकसान हुआ था। दूसरी चीज़ लोगों का विस्थापन हुआ था। देसी रियासतें थी कुछ समय, उस समय पे कुछ तो उन देसी रियासतों का कुछ का ज़बरदस्ती, कुछ का विलय किया गया था, कन्विंस किया गया था बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल हु इज़ द होम मिनिस्टर एट प्रेजेंट 1947। एंड राज्यों का पुनर्गठन भी इस समय पे किया गया था। तो देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षक थे जो ऑब्जर्व कर रहे थे इन चीज़ों को। तो उनका यह अनुमान था कि जो हमने लोकतांत्रिक ढांचा अपनाया है वह ज़्यादा समय तक के लिए नहीं टिकेगा। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष नहीं था, यह जो संघर्ष था वह कश्मीर घाटी के लोगों की आकांक्षाओं के बीच का भी संघर्ष था। जो उनकी आकांक्षाओं से जो सवाल जुड़े हुए थे उनके बीच का भी था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। इस पहले नागालैंड में और फिर मिज़ोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। देखिए, यहाँ कोई केवल एक जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं थी। यहाँ यदि मैं पूर्वोत्तर जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी बात करूँ तो वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे कि पहले नागालैंड और फिर जो मिज़ोरम है वो दोनों के दोनों ही भारत से अलग होने की बात कर रहे थे। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े हुए कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। यदि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था उसकी मैं बात करूँ तो उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत से अलग होना चाहते थे। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। अलगाव के इन आंदोलनों की यदि मैं बात करूं तो अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए इन जन आंदोलन चले। मौजूदा जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आंदोलन हुआ था भाषा के आधार पर और इसका पुनर्गठन करके 1954 में भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण किया गया था वह आंध्र प्रदेश ही था। दक्षिणी भारत में के कुछ हिस्सों में खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में जो तमिल बोलने वाले लैंग्वेज जो हैं वो ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो उन पे जबरन हिंदी भाषा थोपी गई थी तो वो उस चीज़ के खिलाफ थे और इसीलिए वहाँ पर भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। 1950 के दशक की उत्तरार्ध में यदि पंजाबी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब 1966 में दो अलग अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो वहाँ पर भी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो पंजाबी लोग हैं वह पंजाबी भाषा के अक्षेत्र के आधार पर अपना एक अलग राज्य का गठन चाहते थे, जिसकी वजह से 1966 में उसके से भी दो राज्य हरियाणा और पंजाब अलग अलग बन गए थे। जो उनकी मांग थी वह आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में ऐसे ही छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड का गठन हुआ था। कहा जाता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया था। देखिए, जो भी यहाँ विविधता थी, ठीक है, उस विविधता की चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर जो अंदरूनी सीमाएं थी उनका पुनर्निर्धारण किया गया। बहरहाल इन प्रयासों का यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आएगा। जो ये परेशानियाँ जो हम प्रॉब्लम फेसेस कर रहे थे तो हम इनसे फाइनल कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हर परेशानी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सकता था। जो नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर की यदि हम बात करें तो वहाँ की जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा अलग थी कि उनका उसी टाइम पे सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता था।
इसके अतिरिक्त पंजाब है, असम, मिजोरम में नई चुनौतियां उभर कर सामने आई। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके अधिक उदाहरणों को याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के विषय को समझने के लिए एक जरूरी सबक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो सबसे आज तक भी हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम रही है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। ठीक है, आपने जम्मू एवं कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा। एट प्रेजेंट पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अक्षाई चीन है, ठीक है, वहाँ पर जो हमारी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये काराकोरम दरमा, ये चीन वगैरह, इधर की तरफ पाकिस्तान, गिलगित, ये इस तरीके का एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास है। अक्षाई चीन वाला जो क्षेत्र है वो चाइना के पास है, हमारे पास ये है। ठीक है, और पहले इसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के नाम से जाना जाता था। नाउ इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड इधर जो है हमारा वो लद्दाख वाला रीजन है, और जो इस साइड की यदि मैं बात करूँ तो वो है हमारा जम्मू वाला रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप दे रखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई है और कई बार परिवारों का विस्थापन भी हुआ है। देखिए यहाँ पर जो युद्ध वगैरह की स्थिति उत्पन्न रहती है, जैसे 1965, 1972 की यदि मैं बात करूँ, 1999 की बात करूँ, तो यहाँ पर जो स्थिति है, और 1962 ऑल्सो, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिति है उस स्थिति में काफ़ी लोगों की जान भी जाती है, कई बार परिवारों का विस्थापन किया जाता है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बहुत से आयाम हैं। देखिए एक बड़ा मुद्दा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भी कह सकते हैं कि जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह भी मतलब एक कश्मीर मुद्दे को लेकर ही हो रही है। जम्मू एवं कश्मीर में 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। 3 राजनीतिक और कौन से हैं? देखिए 3 कौन से हैं? जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख सम्मिलित हैं। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोलने वाले लोग ज़्यादातर क्या है? मुस्लिम है। जो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वह मुस्लिम है। बहरहाल कश्मीरी भाषी लोग में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। कुछ संख्या में जिन्हें आप अल्पसंख्यक बोल सकते हैं वो हिंदू भी इसमें सम्मिलित हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी इलाकों का मिश्रण है। जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू जो है पहाड़ी, तलहटी तथा मैदानी इलाकों का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख जो है वह एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादातर बौद्ध और मुस्लिम आबादी है, और जो आबादियाँ हैं वो काफ़ी कम है। नहीं, जो ये आबादी है, जैसे मतलब लद्दाख में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वही इसमें काफ़ी कम है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं, इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू भी हैं। इसमें कश्मीर पहचान का सवाल, जिसमें कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है। देखिए कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच से विवाद भर नहीं है, इस मुद्दे में कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, यह भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता है पहले अभी तो 370 आर्टिकल मतलब हट गए हैं, अदरवाइज़ मतलब इसे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए समस्या की जड़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। 1947 में पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी, मतलब राजा राज करता था। इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो हिंदू शासक थे हरि सिंह, वह भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के समझौता करने की कोशिश की थी। वो मतलब अपना एक स्वतंत्र राज्य चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान दोनों से। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। पाकिस्तान जो है, आपको पता है पाकिस्तान इज़ ए मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर पॉपुलेशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है कि जो यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ के लोगों की स्थिति को अलग नज़रिए से देखते हैं। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले और कुछ और बाद में मानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे पहले अपने आप को कश्मीरी कंसीडर करते हैं, उसके बाद वो कुछ अपने आप को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो
राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ था। कौन थे ये देखिए, ये आपको ऐलान करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेतृत्व किसने किया था? शेख अब्दुल्ला ने किया था। यहाँ पर जन आंदोलन हुआ। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा जो है वह पद छोड़ दें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। देखिए, महाराजा का वो पद छुड़वाना चाहते थे, बट ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मतलब यह पाकिस्तान में शामिल हो जाए। वे इसके बिल्कुल खिलाफ थे। नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी वह एक धर्मनिरपेक्ष संगठन थी और इसका कांग्रेस के साथ काफ़ी समय तक गठन रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके लीडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला थे। और ये कहा है इसने कि जो कॉन्फ्रेंस थी वो एक धर्मनिरपेक्ष थी और कांग्रेस के साथ भी इसका काफ़ी समय तक गठबंधन रहा है। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें से ही एक जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसमें सम्मिलित थे। शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। और शेख अब्दुल्ला कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था, वो थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। ऐसे में कश्मीर के जो महाराज हैं भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। देखिए, पाकिस्तान ने मतलब 1947 में कुछ मतलब घुसपैठिए मतलब वहाँ पर घुसा दिए थे, ठीक है, कश्मीर के अंदर। तो उस स्थिति में जब मतलब जम्मू एंड कश्मीर को मतलब हेल्प लेनी पड़ी थी इंडिया से, और इंडिया ने मतलब काफ़ी मदद की थी जम्मू एंड कश्मीर की। तो उस स्थिति में क्या हुआ था, लेकिन जब मदद की तो उससे पहले की यदि हम बात करें तो इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। इस पर सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया था? एक सिग्नेचर वहाँ के जो मतलब राजा थे उनसे, महाराज जो थे उनसे करवा लिए गए और सहमति ये जताई गई थी कि जो वहाँ के आवाम क्या चाहती है, ठीक है, जब शांति हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो जनमत सर्वेक्षण के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। राज्य में सरकार के मुखिया को तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत एवं जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया और इसे संविधान की धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। क्लियर हो गया आपको इतना? देखिए, आप चैप्टर रीड कर रहे थे रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी उनके बारे में। एरियाज ऑफ टेंशन बात करते हैं, मतलब जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों से लेकर मतलब इंडियन जो कंट्री है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बहुत सारे चैलेंज उसके सामने आए थे, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव सीन हाउ इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर नेशन हैड कोप विद द मेनी डिफिकल्ट इशू लाइक द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड शो ऑन। ये कहता है फर्स्ट चैप्टर में मतलब आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था, जैसा कि मतलब जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हम हुए थे, तो उसी टाइम पे हमारे देश को कॉप विद द मैनी डिफ़िकल्ट इशू, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट इशू फेस करने पड़े थे, जैसे कि पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इंटीग्रेशंस हुआ था, किसका? प्रिंसली स्टेट का। आई टोल्ड यू, ठीक है, इन चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड नियर अप्रोक्स 562 मतलब हमारे पास प्रिंसली स्टेट थी जिनको मतलब इंडिया के अंदर सम्मिलित करना था, और ये हमारे लिए एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, और जो किसने बखूबी इस डिफ़िकल्ट टास्क को मतलब कंप्लीट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर के पद पर कार्यरत थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ऐसी मैनी ऑब्जर्वर्स जो थी बोथ विद इन द कंट्री के अंदर एंड फ्रॉम द आउटसाइड, और कंट्री से जो बाहर थे, हैड प्रेडिक्ट, उन्होंने अनुमान लगाया था, इंडिया हैज़ वन यूनिफाइड कंट्री कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। इंडिया इस तरीके से मतलब जो यहाँ पर लोकतंत्र है, एकता यहाँ पर बनी हुई है, यूनिफाइड, एक रूप में यह नहीं रहेगा, इसका ऐसे ही पार्टीशन बंटवारा हो जाएगा। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के कुछ समय बाद ही द इशू ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का मैप, ये कहता है उस समय पे हमारे सामने सबसे बड़ा इशू आया था जम्मू एंड कश्मीर का। इट वाज नॉनली ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यह एक मतलब विवाद का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का ही नहीं है, मोर देन, इसके अलावा यह क्या है, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर वैली। यहाँ पर मतलब जो राजनीतिक आकांक्षाएँ वहाँ कश्मीर के लोगों की हैं, उनके ऊपर भी मतलब एक बड़ा क्वेश्चन है। सिमिलरली इसी तरीके से इन द सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देयर वॉज एन कंसेंस, ये कहता है इसी तरीके से यदि मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट रीजन आप जानते हैं जो हमारे नागालैंड, मिज़ोरम, जो इस तरीके के हमारे स्टेट हैं, देयर वॉज
देयर वॉज नो कंसेंस अबाउट बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडिया, वो भी मतलब भारत का पार्ट बनकर नहीं रहना चाहते थे। फर्स्ट इनमें सबसे पहले नागालैंड एंड देन आफ्टर द मिज़ोरम विटनेस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, यहाँ पर मतलब काफ़ी मूवमेंट हुए डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। वो क्या डिमांड कर रहे थे? भारत से अलग होना चाहते थे। इन साउथ की यदि बात करें तो सम ग्रुप से जो द्रविड़ मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद एन आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री, उनका भी मतलब जो आइडिया था वो भी क्या चाहते थे, उनकी डिमांड भी यही थी कि उन्हें एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। These events were followed by the mass aggression। इन इवेंट्स में मास एग्रेशन हुआ इन मैनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब भाषा के आधार पर उन्हें अलग स्टेट, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। टुडे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात वर अमॉन्ग द रीजन अफेक्टेड बाय द एग्रेशन। और इन्हीं मतलब अभियान जो ये हुए थे, ये जो आंदोलन हुए थे, इन्हीं आंदोलनों का जो एक रिजल्ट है जिन स्टेट्स की आज हम बात करते हैं, जैसे कि आंध्रा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ठीक है, सबसे पहले जो भाषा के आधार पर मतलब राज्य का गठन किया गया था वह राज्य भी कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही था। फिर उसके बाद इन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इन द नॉर्थ की बात करें, देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एग्रेशन डिमांडिंग दैट द हिंदी बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इमीजिएटली। और यहाँ पर हम देखें कि नॉर्थ उत्तर में देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एग्रेशन हुआ, डिमांडिंग, उन्होंने डिमांड किया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो। फ्रॉम द लेट 1950 पीपल स्पीकिंग द पंजाबी लैंग्वेज एंड स्टार्टिंग एग्रेशन फॉर सेपरेट स्टेट फॉर देम सेल्फ। और यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो पंजाबी लोग थे वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। दिस डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, इस डिमांड को फाइनली मतलब अंतिम रूप में एक्सेप्ट किया गया। एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वर क्रिएटेड इन 1966। और हरियाणा और पंजाब दो स्टेट का निर्माण हुआ जो कब हुआ? 1966 में हुआ। लेटर द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड द झारखंड वर क्रिएटेड। और बाद में मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड स्टेट भी बने। दस द चैलेंज ऑफ द डाइवर्सिटी वाज मीट बाय रीड्रॉइंग द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और इस तरीके से जो विविधता का जो चुनाव चैलेंज जो हमारे सामने आया था उस चीज़ को से निपटने के लिए हमें इस कंट्री के अंदर ही दोबारा से इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना पड़ा। येट दिस डिड नॉट लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम फॉर ऑल टाइम। ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया था ये मतलब नॉट लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का ये सोल्यूशन नहीं था। और मतलब कंप्लीट रूप से सभी समय के लिए भी यही नहीं था। इन सम रीजन्स जैसे कि कश्मीर और नागालैंड की बात करें, द चैलेंज वाज सो कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो चैलेंज, यहाँ की जो चुनौती थी, प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी जटिल थी। दैट इट कुड नॉट बी रिजॉल्व इन द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। और ये कहता है कि यह प्रारंभिक में जब हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो उस समय पर रिजॉल्व नहीं की जा सकती थी। बिसाइड्स इसके अलावा जो न्यू चैलेंजेस भी आए जैसे कि पंजाब, असम और मिजोरम स्टेट से संबंधित, लेट अस स्टडी दिस केस इन सम डिटेल। इन जो केसेस जो हमारे सामने हैं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इन स्टेट्स के बारे में हम कुछ डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में लेट अस गो बैक टू सम ऑफ द अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द nation building. The success and the failure in cases are instructive not merely for a study of our past but also the understanding the India future। हम जो मतलब इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो सक्सेस हुए, जो फेलियर्स हुए, इनका जो मतलब कोई एक ऐसा एम नहीं है कि हम अपने पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम अपने फ्यूचर को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने बहुत बार जो जम्मू एंड कश्मीर में हिंसात्मक जो घटनाएँ होती हैं उनके बारे में सुना होगा। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मैनी लाइव्स। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब काफ़ी जीवन का नुकसान हुआ है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैनी फैमिलीज़, और कुछ परिवारों का विस्थापन भी हुआ है। द कश्मीर इशू इज़ ऑलवेज सीन एज ए मेजर इशू। जो कश्मीर इशू है मतलब वो एक मेजर इशू, एक बड़ा मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द स्टेट हैज़ मैनी डायमेंशंस। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, यहाँ की राजनीतिक जो स्थिति है उसके काफ़ी डायमेंशंस हैं। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। यहाँ पर 3 सामाजिक और मतलब राजनीतिक मतलब रीजन है, अक्षेत्र है। पहला यहाँ पर जम्मू है, सेकंड यहाँ पर कश्मीर है एंड थर्ड वन इज़ द लद्दाख। द हार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन इज़ द कश्मीर वैली। ये कहता है यदि हार्ट की बात करें कश्मीर की तो वो क्या है? कश्मीर वैली है।
Kashmir Valley, the people are Kashmiri speaking and mostly Muslim with a small Kashmiri speaking Hindu minority. यहाँ पर यदि हम बात करें तो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या हैं, मुस्लिम हैं जो कश्मीरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, कम संख्या में हैं. जम्मू रीजन इज़ ए मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स. ये कहता है जम्मू जो रीजन है, जम्मू जो अक्षेत्र है, वहाँ पर फुट हिल्स भी हैं और काफ़ी प्लेन्स भी हैं. तो वहाँ हम देखेंगे कि ऑफ हिंदूज़, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, एंड स्पीकर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, और जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. द लद्दाख रीजन इज़ माउंटेनियस. यह पर्वतों से भरा हुआ है एक क्षेत्र है जहाँ पर कम पॉपुलेशन है. हैव वेरी लिटल पॉपुलेशन विच इज़ इक्वली, जो बराबर है, डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम. यहाँ पर मतलब दो ही धर्म के अनुयायी हैं, एक बुद्धिस्ट हैं और दूसरे यहाँ पर मुस्लिम हैं, और इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है. द कश्मीर इशू इज़ नॉट जस्ट ए डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये है मतलब जो डिस्प्यूट है वो इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है. दिस इशू हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस. इसकी कुछ इंटरनल, बाहरी और अंतरीय मतलब सीमाएं हैं. इट इन्वोल्व्स द इशू ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी. ये कहता है ये जो इशू है वो एक कश्मीरी पहचान के रूप में है, जिसे कश्मीरियत के नाम से जाना जाता है. एंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ JNK फॉर द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी. और जो मतलब JNK के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशन, जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, वह इतनी हैं कि वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, राजनीतिक रूप से स्वायत्ता चाहते हैं. ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का आपके सामने मैप दिया गया है. इसमें आप देख सकते हैं जम्मू अलग रीजन है, एंड दिस इज़ द लद्दाख, एंड दिस इज़ द कश्मीर. और अक्षाई चीन जो आजकल न्यूज़ में है, अक्षाई चीन वाला ये क्षेत्र है, गिलगित वगैरह ये पाकिस्तान के अंडर ये वाला क्षेत्र है. ठीक है, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब जो ये प्रॉब्लम की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी वो देख लेते हैं. बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए प्रिंसली स्टेट. जो जम्मू एंड कश्मीर वो कैसा स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था. इट्स हिंदू रूलर जो हरी सिंह था डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया. यह इंडिया में सम्मिलित नहीं होना चाहता था. एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद द इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट. और मतलब इसने मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ मतलब डिस्कशन किया, बात की. किस चीज़ से रिगार्डिंग बात की थी इसने, कि मतलब इसका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस हो, इस स्वतंत्र रूप से ये अलग रहे. जो पाकिस्तानी लीडर हैं वो मतलब सोचते थे द कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान. कश्मीर रीजन किससे बिलोंग करता है, पाकिस्तान से बिलोंग करता है. सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज मुस्लिम, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मुस्लिम है, इसलिए जो पाकिस्तान के नेता है वह ये सोचते थे कि जो कश्मीर रीजन है वह पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाना चाहिए. बट दिस इज़ नॉट हाउ द पीपल देम सेल्फ सो इट. दे थॉट देम सेल्फ एज कश्मीरी अबोव ऑल. ये कहता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को सबसे ऊपर कश्मीरी सोचते थे, उसके बाद कुछ और, मतलब कश्मीरी होना उनके लिए सबसे बड़ी बात थी. The popular movement in the state led by the Sheikh Abdullah of the National Conference wanted to get rid of Maharaja but was against joining Pakistan. यहाँ पर एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ, ठीक है, जो लीड किया गया, जिसका नेतृत्व किया शेख अब्दुल्ला ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका मतलब नेतृत्व शेख अब्दुल्ला के द्वारा किया गया. वांटेड टू गेट रिड ऑफ महाराजा, कि महाराजा जो है वह अपने पद को छोड़ दे. बट वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, लेकिन वह पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था. द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वह एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था. एंड हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस, और इसका जो काफ़ी टाइम गठबंधन रहा है कांग्रेस के साथ. शेख अब्दुल्ला वॉज द पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूडिंग नेहरू. अब्दुल्ला थे वो मतलब वॉज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ लीडिंग नेशनलिस्ट. जो हमारे यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय नेता थे वो उसके कुछ फ्रेंड रहे हैं, जिनमें जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे. इन अक्टूबर 1947 की बात करें, पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट साइड टू कैप्चर कश्मीर. उन्होंने मतलब कुछ ट्राइबल को मतलब कश्मीर के अंदर भेज दिया. किस लिए, कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, अपने अंडर अधिकृत करने के लिए. दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प. इसकी वजह से महाराजा को मतलब भारतीय जो मिलिट्री है उसकी हेल्प लेनी पड़ी.
इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट, इंडिया ने मतलब मिलिट्री सपोर्ट दिया एंड ड्रो बैक, और मतलब जो कश्मीर में मतलब जो घुसपैठिए घुस गए थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया, इनफिल्ट्रेट जो फ्रॉम कश्मीर वैली, बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यह कब हुआ था? जब जो महाराजा थे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए थे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट, वह इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गया था दैट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी, द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ JNK विल बी असर्टेन अबाउट हिज फ्यूचर। शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ JNK ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज कॉल्ड द प्राइम इन मार्च 1940। इंडिया एग्रीड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। और मतलब अब यहाँ पर जब इलेक्शंस हुए तो उसमें शेख अब्दुल्ला थे, वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर गए, और स्टेट के अंदर उस समय पे मतलब जो हेड होता था उसे PM के नाम से जाना जाता था, PM पोस्ट से जाना जाता था। और इंडिया जो था मतलब वो एग्री हो गया, जो ऑटोनॉमी थी किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब उसकी स्वायत्ता बनी रही, मतलब उससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर हो गया आपको इतना?